तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियाफान को शाओबी ने बचा लिया है, मगर वो उसे बता रही थी कि सोल डिवाउरिंग बीड ने उसके दिल को भी करप्ट कर दिया। अगर ज़ियाफान को जिंदा रहना है तो उसे इस वेपन को छोड़ना होगा। हालांकि ज़ियाफान उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग गॉड पास में डेमोनिक बीस्ट पूरी तरह से राइचस पाथ के कल्टिवेटर्स पर हावी हो चुके थे, जिसके चलते किंगमेंग सेक्ट का लीडर अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म देता है। तो इस तरह से डेमोनिक बीस्ट फॉलिंग गॉड पास को क्रॉस करते हुए सीधे किंगमेंग सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। बीस्ट गॉड इस पूरी दुनिया को खत्म करने की फिराक में था, लेकिन ज़ियाफान ने अपनी दुनिया को बचाने की उम्मीद अभी तक नहीं हारी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगमेंग सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ अपने सीनियर्स को ग्रीट करते हुए जंग की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उन्हें बताता है कि हम डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ फॉलिन गॉड पास को हार चुके, हमें वहाँ से पीछे हटना पड़ा, जिसके चलते डेमोनिक बीस्ट अब सीधे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये सब सुनकर किंगमेंग सेक्ट के लीडर डाओजॉन थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें अच्छे से पता है कि बस कुछ ही दिनों के बाद डेमोनिक बीस्ट उनके किंगमेंग सेक्ट में पहुँच जाएंगे और उस वक्त उनके सेक्ट को कितनी मुश्किलें झेलने पड़ेगी इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। साथ ही शाओ उनसे कहने लगा कि मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। दरअसल यांडांग माउंटेन के पास मुझे डीमन किंग फेई के ट्रेसेस मिले हैं। वो डीमन जहाँ जहाँ से गुजरा उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिवावर कर लिया। जमीनों में काफी बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हैं, पानी के झरने पूरी तरह से सूख चुके। उन माउंटेन्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से निचोड़ लिया हो। ये सब सुनकर टियानी टेम्पल के लीडर कहने लगे कि हाँ, मैंने भी इस डीमन किंग के बारे में सुन रखा है। जहाँ तक मुझे पता है कि डीमन किंग फेई काफी ज्यादा भयानक है। अगर आगे चलकर डेमोनिक बीस्ट की टाइड्स भी पीछे हट गई तो भी ये डीमन पीछे नहीं हटेगा। इनफैक्ट हम डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन फेई के खिलाफ जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो मानव जाति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। उतने में ही किंगमेंग सेक्ट के लीडर डाओजॉन कहने लगे कि कॉमन लोगों को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। जिसके बाद अपने फेवरेट डिसाइपल जी और जिंग को भी सामने बुला लेते हैं। उन सबसे कह रहे थे कि तुम्हें अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उठाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम टियानिन टेम्पल और फेनशांग वैली के लोगों के साथ मिलकर उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दो। मैं जानता हूँ डीमन किंग फेई काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे अपने डिसाइपल्स पर पूरा यकीन भी है कि तुम लोग उसे खत्म कर पाओगे। तो सभी डिसाइपल्स मिलकर डाओजुआन से प्रॉमिस करते हैं कि वो जरूर से फेई का नामो निशान मिटा देंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ियाफान को देख पाते हैं, जो कि अपनी ब्लड डिवाउरिंग मेस पर सवार होकर पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका था। और उतने में ही ग्रे मंकी उसे इशारों में बताने लगा कि देखो नीचे तो टाउन है और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना मुझे तुम टाउन में लेके चलो। ज़ियाफान सोच रहा था कि चाहे इस दुनिया में आग ही क्यों न लग जाए, लेकिन इस बंदर की भूख नहीं मिटती। इसलिए वो ग्रे मंकी को लेकर तुरंत ही उस टाउन में उतर गया। यहाँ पर वो देख पाता है कि पूरा टाउन एकदम सुनसान पड़ा है, वहाँ पर इंसानों की कोई हरकत नहीं थी। वही दूसरी तरफ एक बंदा अपने वाइन पॉट पर चॉपस्टिक से हिट करता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ का एक घर अपने आप कोलैप्स हो गया, जो देखकर तो ज़ियाफान भी थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया। इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लड डिवाउरिंग में इसको समन कर लेता है। अब वो बंदा लगातार अपने पॉट पर हिट करने लगा। साथ ही साथ वो एक कविता दोहरा रहा था, जो कि ज़ियाफान को भी सुनाई देने लगी। वो कहता है कि पुराने रिश्तों को भूलना बिल्कुल आसान नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मुझे अभी तक भूले नहीं होंगे। कोई आसानी से तुम्हें भूल जाए फिर वो दोस्ती ही किस काम की। बताओ मेरे हार्ट ब्रोकन दोस्त, क्या आज की रात तुम मेरे साथ 2 जाम पी पाओगी? क्यों ना आज रात हम नशे में धुत होकर हमारे गमों को भूल जाए। मेरे साथ शराब का सौदा करो और एक रात के लिए तुम सुकून की नींद सो पाओगे। इधर ज़ियाफान उस पोएम को सुनते हुए एक होटल के सामने पहुंच चुका था, जो कि अब पूरी तरह से वीरान पड़ी है। मगर वहीं पर हम देख पाते हैं बीस्ट गॉड को, जहाँ पर वो आराम से बैठकर वाइन के मजे ले रहा था। यहाँ पर ज़ियाफान भी थोड़ा सा केयरफुल होकर उस होटल में एंटर करता है। उसे तो पहला कोई खबर नहीं थी कि कौन बंदा उसे शराब पीने के लिए इनवाइट कर रहा। तो ज़ियाफान अपने ब्लड डिवाउरिंग मेस को समन करते हुए सीधे उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो देखता है कि उसका ग्रे मंकी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो बड़ी खुशी के साथ किसी से मिलने पहुंच चुका था। वहीं पर बीस्ट गॉड भी अपनी प्याली को रेस करते हुए ज़ियाफान से कहने लगा कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हम दोनों की दोबारा कभी मुलाकात होगी। अगर किस्मत से हमारी मुलाकात हो ही गई है
हैं तो क्यों ना 2 जाम साथ में पिए जाए। तो ज़ियाफान तुरंत ही उस चेम्बर में एंटर करता है। उसने देखा कि बीस्ट गॉड का बीस्ट टावी और उसका ग्रे मंकी साथ में खेल रहे हैं। कुछ एपिसोड पहले ही हमने देखा था कि ग्रे मंकी को ये बीस्ट काफी ज्यादा पसंद आया। पहले तो खाने को लेकर इनमें लड़ाई हुई थी और फिर काफी अच्छी दोस्ती हो गई। ज़ियाफान भी बीस्ट गॉड को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि उन दोनों की दोबारा से मुलाकात होगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम सोड डीमन एल्डर जाओ और जियांजू को देख पाते हैं। ये लोग भी उसी टाउन में आ गए थे जहाँ पर ज़ियाफान और बीस्ट गॉड है। यहाँ पर ये लोग एक मेमोरियल हॉल में पहुँच चुके थे जहाँ पर मरे हुए लोगों की टैबलेट्स रखी है। जियांजू उनके सामने ग्रीट करते हुए कहने लगी कि फादर देखिए हम आपसे मिलने आ गए। साथ ही साथ उस मेमोरियल टैबलेट के सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करती है और वहीं पर सोड डीमन को उस जगह में कोई गड़बड़ी महसूस होने लगी। तो तुरंत ही जियांजू के पास आकर उसे बताने लगा कि यहाँ पर कुछ तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की शैडोज में कोई छुपा हुआ है और अब इस जगह को विजिट करके हमने उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं अब हमें किसका मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं पर हम देख पाते कि उस जगह पर काफी सारे क्रोज जमा हो रहे हैं। जो देख जियांजू तुरंत इन दोनों से कहते कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ये लोग वहाँ से भाग निकले वहाँ का डोर अपने आप बंद हो गया। सो डीमन उसे ओपन तो करता है लेकिन ये लोग दोबारा से उसी हॉल में पहुंच चुके थे। साथ ही साथ वो देखता है कि जियांजू और एल्डर जाओ तो वहाँ पर है ही नहीं। तो सो डीमन तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया जैसी बन चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का उनको रास्ता ही नहीं मिलता। इधर हम एल्डर जाओ और जियांजू को देख पाते जिन्हें की क्रोज ने चारों ओर से घेर लिया था। वहीं पर एल्डर जाओ जियांजू को बता रहे थे कि इन क्रोज से बच के रहना। ये कोई नॉर्मल क्रोज नहीं बल्कि ईवल है। अगर इन्होंने तुम्हें बाइट किया तो तुम पूरी तरह से इनके वश में चली जाओगी। वहीं पर सोड डीमन एल्डर जाओ से मदद मांगने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए। तो मास्टर से कहते कि पता नहीं तुम बेवकूफ अभी तक अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। जिस पर सोड डीमन तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो इरिटेट होकर कहने लगा कि अगर मैं वाकई बाहर आ पाता तो भला तुम्हें आवाज क्यों लगाता। मैंने कई दफे बाहर जाने की कोशिश की लेकिन मैं दोबारा से यहीं पर पहुंच जाता हूँ। अभी सुनते एल्डर जाओ समझ गए थे कि ये तो एक घोस्ट वॉल टेक्निक है। अब यहाँ पर मास्टर अपनी स्टिक को जमीन पर हिट करते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। वो जियांजू से कह रही थी कि तुम जाकर सोड डीमन की मदद करो और तब तक मैं इन क्रोज को रोक के रखता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने 2 अर्थ एस्केपिंग टैलिस्मान भी निकाल लिए थे। वो जियांजू को बताती है कि बस इन्हीं टैलिस्मान का यूज करके हम इस जगह से निकल सकते हैं। इस टैलिस्मान को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें और सोड डीमन को एक साथ ही इसे होल्ड करना होगा। फिर ये टैलिस्मान तुम्हें एक महफूज जगह पर पहुँचा देगा। तो जियांजू तुरंत ही उसमें एक टैलिस्मान लेकर सीधे सोड डीमन की मदद करने के लिए रवाना हो गई। वहीं पर एल्डर जाओ को पता था कि वो ज्यादा देर तक इस शील्ड को होल्ड नहीं कर पाएंगे और अब तो उनकी शील्ड पर भी क्रैक्स पड़ने लगे थे। इधर जियांजू सोड डीमन की तरफ टैलिस्मान आगे बढ़ाती हुई उससे कहने लगी कि प्लीज इसे होल्ड कर लो, ये टैलिस्मान हमें किसी और जगह पर टेलीपोर्ट करेगा। तो सोड डीमन भी तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इस टैलिस्मान को टच करने लगा। लेकिन तब तक वहाँ पर काफी सारे क्रोज आ चुके थे। इधर मास्टर को लग रहा था कि अब इन दोनों ने उस टैलिस्मान को होल्ड किया होगा। दोनों ने फटाफट से एक स्पेल की मदद से दोनों टैलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया जिसके चलते वो एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। वो चैन की सांस लेते हुए कह रहे थे कि बाप रे आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो पता नहीं कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर जियांजू और सोड डीमन नहीं बल्कि वो टैलिस्मान लेकर एक कौवा उनके साथ टेलीपोर्ट हो गया था। मास्टर इरिटेट होकर कहने लगे कि ओ नो, मैंने तुम्हें थोड़ी ना बुलाया था, पता नहीं तुम यहाँ पर क्यों आ गए। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओ को देख पाते जो कि ज़ियाफान के पुराने मास्टर वांग टियान से मिलने आए थे। मास्टर टियान उससे पूछते कि बताओ शाओ यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो शाओ जवाब देता है कि दरअसल सेक्ट लीडर डाओ जुआन ने मुझे यहाँ भेजा था। वो आपसे डाजू पिक पर मौजूद हेवनली मिस्ट्री सील के बारे में जानना चाहते हैं। अब ये सुनकर मास्टर टियान भी थोड़े से हैरान हो गए। वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है हेवन मिस्ट्री सील पूरी तरह से इंटैक्ट होगा, लेकिन हमने बाकी के 5 पिक से भी इसके बारे में पूछना चाहिए। तो शाओ ने बताने लगा कि दरअसल डाओ जुआन आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर हेवनली मिस्ट्री सील को कुछ हो गया तो आप उसे हैंडल कर लोगे। और रही बात बाकी के 5 पिक्स की, तो आपसे मुलाकात होने के बाद मैं उनसे भी मिलने जाने वाला हूँ। यहाँ पर मास्टर टियान कह रहे थे कि हेवनली मिस्ट्री सील हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि डिमोनिक बीस्ट के साथ हमारी ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इनफैक्ट सभी लिविंग बींग्स का भविष्य इस बैटल पर निर्भर करेगा। तो अगर
ब्रदर डाउजुआन इस बैटल को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगाना चाहते तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक मैसेज सेक्ट लीडर डाउजुआन तक पहुँचा देना। उन्हें बताओ कि हमारी किंगमिंग सेक्ट में टोटल 7 पिक्स है। 7 पिक्स के मास्टर मिलकर उस हेवनली मिस्ट्री सील को प्रोटेक्ट करते आए। उस सील ने 10,000 सालों से हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट किया, चाहे कोई इवल एनर्जी कितनी ही ज्यादा भयानक क्यों ना हो। हेवनली मिस्ट्री सील उसे आसानी से सप्रेस कर सकता है, लेकिन अगर वो एक बार रिमूव हो गया तो फिर हमारा सेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। वो इवल पावर जो 10,000 सालों से सप्रेस थी वो अचानक से अनलीश हो जाएगी। फिर तो सेक्ट लीडर डाउजुआन की एंशिएंट जूशियन सोर्ड भी उसे रोक नहीं सकती। इतना ही नहीं, अगर डाउजुआन ने उस सोर्ड का यूज करते हुए इवल का सामना किया तो उनके कल्टीवेशन की फाउंडेशन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से किसी इवल के पोजीशन में चले जाएं। इसीलिए तुम जाकर ब्रदर डाउजुआन को बता दो कि हेवनली मिस्ट्री सील को हटाने से पहले एक बार फिर से सोच ले। अगर वो सील हट गया तो फिर हम वापस से सब कुछ नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो शाओन से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर से ये पैगाम अपने मास्टर तक पहुंचा देगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ेफान और बीस्ट गॉड को देख पाते हैं, जिन्होंने चीयर्स करते हुए एक एक प्याली गटक ली थी। बीस्ट गॉड ज़ेफान से कहने लगा कि पिछली बार हमें दिल खोलकर पीने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो एक और प्याली भर के ज़ेफान की तरफ पास कर देता है और ज़ेफान को बता रहा था कि इस टाउन के सभी लोग डिमोनिक बीस्ट से डर के भाग चुके हैं। तो फिर बताओ मेरे छोटे भाई, तुम ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों आए? जिस पर ज़ेफान कहने लगा कि जो लोग अपनी जान बचाकर भागे थे उनके लाइफ में ऐसा कुछ तो जरूर होगा जिसे वो बिल्कुल खोना नहीं चाहते। उनकी जिंदगी खूबसूरत होगी इसलिए वो उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए कोई वजह नहीं। जो सुनते ही बीस्ट गॉड को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। वो अपनी प्याली उसकी तरफ रेज करते हुए कहने लगा कि इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली तो ये कि तुम मरना चाहते हो और दूसरी ये कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। तो ज़ेफान वाइन का एक मटका उसकी तरफ पास करते हुए पूछने लगा कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर बीस्ट गॉड कहता है कि ना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी सी वाइन पी जाए। मैं तो यहाँ पर बस सुकून के 2 पलों की तलाश में आया था। जिस पर ज़ेफान कहने लगा कि अगर मैं ये बताऊँ कि मेरे मंकी को भूख लगी थी और उसी के लिए मैं यहाँ आया तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर लोगे? तो बीस्ट गॉड उससे कहता है मेरे छोटे भाई, भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों नहीं करूँगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं। खैर हमारी लाइफ तो पहले ही काफी ज्यादा तन्हा हो चुकी, अगर ऐसे में किसी सुनसान विलेज में तुम्हारे जैसा ही कोई दिल टूटा हुआ बंदा वाइन पीने के लिए मिल जाए तो क्या ही कहने। वहीं पर हम देख पाते हैं कि ग्रे मंकी अपना खाना उस टावी बीस्ट को दे रहा था। इससे हमें पता चलता कि ग्रे मंकी उस बीस्ट को कितना ज्यादा पसंद करता है। वहीं पर बीस्ट गॉड भी ज़ेफान से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। वो खुशी से झूमते हुए कहने लगा कि भाई आज तो हम 100 प्यालियां जरूर पियेंगे, और हाँ जब तक तुम्हारी 100 प्याली ना हो तुम पीछे नहीं हट सकते। तो ज़ेफान भी इसके लिए राजी हो गया। बीस्ट गॉड उससे कह रहा था कि भाई ये दुनिया तबाही की कगार पर है, यहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें खुद की कोई फिक्र ही नहीं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ फॉलिंग गॉड पास चलो। जिस पर ज़ेफान कहता है कि फॉलिंग गॉड पास, अरे वो तो वही जगह है ना जहाँ पर राइचस पाथ के लोगों ने डेमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया था। तो बीस्ट गॉड कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसी जगह का जिक्र कर रहा था। तो ज़ेफान उससे कहने लगा कि सेंट्रल लैंड्स में पूरी तरह से क्योस मचा है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरे जैसा ही अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं, लेकिन बस मौत के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाना सही नहीं रहेगा। जो सुनते ही बीस्ट गॉड को हंसी आने लगी। वो कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा लगाव था, लेकिन मैं जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बस उसके लिए एक आखिरी चीज करना चाहता हूँ और वो है खुद को मार देना। अगर मैं मारा गया तो उससे दोबारा से मिलने का मौका मिलेगा जिसे मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर ज़ेफान भी अपने दोस्तों को मिस करने लगा। वो अपने आखिरी दिनों में अपने दोस्त, अपनी फैमिली और प्यार के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। यहाँ पर ज़ेफान को फील हो रहा था कि शायद उसने खुद को मारने से पहले उन्हें बचाना चाहिए। अगर वो इस कैटास्ट्रोफी को रोक ले तो उसके अपने लोग महफूज हो जाएंगे, फिर ज़ेफान को मरने का भी कोई गम नहीं होगा। जिसके बाद वो बीस्ट गॉड से कहता है कि चलो यहाँ की वाइन भी खत्म हो गई, अब पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अब ज़ेफान के वहाँ से जाने के बाद बीस्ट गॉड कह रहा था कि छोटे भाई जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तब शायद तुम मुझे दोस्त ना समझकर दुश्मन समझो। हम कभी भी एक साथ बैठकर वाइन के मजे नहीं ले पाएंगे। दरअसल यहाँ पर ज़ेफान को कोई आइडिया नहीं था कि जिस बंदे के साथ वो अपना गम बांट रहा है वो कोई
मामूली सा कल्टीवेटर ना होकर इस कैटास्ट्रॉफी की वजह है। उसका यही हार्ट ब्रोकन फ्रेंड इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम एल्डर जाओ को देख पाते हैं, जिन्हें उस जगह पर किसी के होने का एहसास हुआ था। और तभी एक दरवाजा उनके सामने अचानक से ओपन हो गया, जो देख एल्डर जाओ कहने लगी कि मेरे ख्याल से आप घोस्ट पाथ के कोई पावरफुल कल्टीवेटर हो। पता नहीं आपके जैसा पावरफुल बंदा मेरी जैसी मामूली फॉर्चून टेलर से मिलना क्यों चाहता है। और फिर मास्टर ने देखा कि वहाँ पर कोई पर्सन नहीं, बस उसकी एक परछाई थी। और शैडो से कहती है कि मुझे बार बार किसी को इन्वाइट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैंने तुम्हारे लिए डोर ओपन किया है तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो। जो सुनकर एल्डर जाओ को उसके पास जाना पड़ा। वो बंदा उन्हें बता रहा था कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खुशबूदार चाय बनाई है, प्लीज इसे पीकर मुझे बताओ कि आपको ये कैसी लगी। यहाँ पर एल्डर जाओ काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। साथ ही साथ वो बंदा उनसे पूछता है कि मैं घोस्ट पाथ से बिलोंग करता हूँ, ये बात आपको कैसे पता चली। जिस पर एल्डर जाओ बताने लगे कि इस टाउन का कोई भी शख्स जिंदा नहीं है, तो मरने के बाद उनकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो तुम अपनी नेदर फायर का यूज करते उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो। इस इन पावर की वजह से तुम्हारी सारी खोई हुई पावर वापस आ जाएगी। और इसी वजह से मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम घोस्ट पाथ से बिलोंग करते हो। यहाँ पर घोस्ट पाथ की बहुत ही प्रोफाउंड मिस्टिकल आर्ट का यूज किया गया है, और ऐसी आर्ट्स को बस वही यूज कर सकते हैं जो कि घोस्ट पाथ के हजारों सालों पुराने फॉलोअर्स हो। मैं जानता हूँ कि आपने यहाँ पर खुद को काफी अच्छे से कंसील किया था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको पहचान लिया। इधर वो बंदा अपनी इन पावर से भरी हुई चाय को पीने के बाद वहाँ के 2 कॉफिन्स को ओपन करता है, जिसमें सोड डीमन और जियांजू को कैद करके रखा था। वहीं पर सोड डीमन बता रहा था कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, मेरे तो सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो एल्डर जाओ फटाफट से अपनी स्टिक उठाकर उस बंदे से कहने लगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जूनियर्स को मेरे हवाले कर दिया। अब प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। जिसके बाद तुरंत ही जियांजू का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगे। वहीं पर सोड डीमन देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, फिर ये बुड्ढा किससे बात कर रहा होगा। और तभी वहाँ के सारे डोर 1 बाय 1 अपने आप बंद होने लगे। तब तक ज़ाफान भी उसी घर के पास पहुँच जाता है, और यहाँ पर ज़ाफान को काफी स्ट्रॉन्ग इन पावर नजर आई। वो कह रहा था कि ये तो मरे हुए लोगों की बॉडी की एनर्जी है, मगर इसने तो कब का ही वैनिश हो जाना चाहिए था। इधर मास्टर ने जैसे तैसे वो डोर ब्रेक करके वो लोग बाहर आ गए, मगर वो देखते ही कि वहाँ का तो हर एक दरवाजा बंद है। साथ ही साथ उन्हें उस ईवल बंदे की आवाज आने लगी, जो कि कह रहा था कि तुमने यहाँ आकर बेवजह मुझे डिस्टर्ब किया, अब तो मैं तुम तीनों को खत्म करूंगा। और फिर अचानक से वहाँ पड़े कॉफिन से कई सारे मरे हुए लोग बाहर आने लगे। सो डीमन उन मरे हुए लोगों को दोबारा से मारने की कोशिश करता है, मगर उन पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। तो एल्डर जाओ ने तुरंत ही अपने एक टैलिस्मान का यूज करते उस बंदे को रोक लिया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर कई सारे टैलिस्मान भी समन कर लिए थे। वो सोड डीमन को बताते हैं कि ये सभी लोग मरने के बाद इस बंदे ने रिफाइन किए हैं, जिसके चलते वो इन्हें एज अ पपेट यूज कर पाएगा। और फिर एल्डर जाओ ने अपने सभी टैलिस्मान उन पपेट्स के माथे पर चिपका दिए, जिसके चलते वो सभी पपेट्स एक ही जगह पर फ्रीज हो गए। अब ये लोग वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी उन्हें दोबारा से उस ईवल घोस्ट की आवाज आने लगी। वो कह रहा था मास्टर आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अफसोस मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। साथ ही साथ उन मरे हुए लोगों की सारी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्कल को समन कर चुका। वो ईवल स्कल इन लोगों पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसे ज़ाफान भी काफी दूर से देख लेता है। अब तो पूरी तरह से श्योर था कि यहाँ पर जरूर से कोई ईवल पर्सन होगा। इधर मास्टर ने उस स्कल के अटैक से खुद को बचाने के लिए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली थी। वो जानते थे कि इस बंदे ने घोस्ट वेलिंग स्ट्राइक का यूज किया है, जो कि थोड़ी देर में इनकी शील्ड को चीर के रख देगी। साथ ही साथ वो देख पाते हैं कि उनकी शील्ड को ब्रेक करने के लिए उस ईवल बंदे ने उन पर कई सारे कॉफिन से अटैक कर दिया था, जिसके चलते ये तीनों लोग घायल होकर साइड में गिर गए। और फिर अचानक से हजारों कॉफिन्स उनके आसपास रिवॉल्व होने लगी। साथ ही साथ कई सारे कॉफिन्स ऊपर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। सो डीमन तो चाहकर भी इस अटैक को काउंटर नहीं कर सकता। वहीं पर जियांजो एल्डर जाओ को संभालने में लगी हुई थी, और उतने में वहाँ पर एक रेड एनर्जी रिलीज होते उन सारे कॉफिन्स को साइड में हटा देती है। दरअसल ज़ाफान वहाँ पर आ चुका था। ज़ाफान एल्डर जाओ से कह रहा था कि पता नहीं आप मरने का नाटक क्यों कर रहे हो, अगर
अगर ऐसी नौटंकी करते रहोगे तो रियल में मारे जाओगे। जो सुनते ही एल्डर जाओ ने अपनी आंखें खोल ली और कह रही थी, बच्चे मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं तुम्हारी इस मदद के लिए कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम बियाओ को गार्ड करने की बजाय यहाँ पर क्यों आ गए। जिस पर ज़ाफन कहता है कि हाँ मुझे भी आपकी एक बात समझ नहीं आ रही, आप अपने उस भयानक टेम्पल को छोड़कर इधर उधर क्यों भटक रहे। और अब देखते ही देखते वहाँ पर कॉफिन्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। साथ ही साथ ज़ाफन को उस ईवल घोस्ट की आवाज आने लगी। वो ज़ाफन से कह रहा था कि हम दोनों भी डिमोनिक सेक्ट के मेंबर्स हैं, इसीलिए मेरा तुम्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर ज़ाफन कहने लगा कि तुमने बहुत ही पावरफुल इन गैदरिंग स्पिरिट ब्रेकिंग फॉर्मेशन सेटअप किया है, और वो भी सिर्फ इन 3 कमजोर लोगों को मारने के लिए। पता नहीं तुम 3 चूहों को मारने के लिए एक माउंटेन का यूज क्यों कर रहे हो। खैर अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो इन लोगों को जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद ज़ाफन अपने डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए इस पावरफुल फॉर्मेशन से इन लोगों को बचाने लगा। तभी एल्डर जाओ से बताते हैं कि अगर हमें इसकी रियल बॉडी मिल गई तो हम आसानी से इस फॉर्मेशन से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिविनेशन करना होगा, तभी जाकर मैं इसकी रियल बॉडी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। और फिर एल्डर जाओ अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लेते हैं, जिसकी मदद से उस ईवल घोस्ट की बॉडी को चेक करने लगे। वहीं पर ज़ाफन उन कॉफिन्स को रोकने में लगा हुआ था। वहीं पर सो डीमन भी उन पर होने वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही वो एल्डर जाओ पर भी नजर रखे हुए था। वो उनसे पूछता है कि क्या आप वाकई उसकी बॉडी ढूंढ पाओगे या दोबारा से नौटंकी कर रहे। मुझे तो आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, अगर हम आपके भरोसे रहे तो शायद यहीं पर मारे जाएंगे। और उतने में ही एल्डर जाओ ने उस बंदे की बॉडी को लोकेट कर लिया। वो तुरंत ही ज़ाफन को उसकी डायरेक्शन बता देते हैं, तो ज़ाफन फटाक से उसी दिशा में रवाना हो गया। हालांकि उस पर काफी सारे कॉफिन से अटैक हो रहे थे, मगर उन्हें जैसे तैसे डॉज करते हुए ज़ाफन सीधे हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर ज़ाफन सीधे एक मेमोरियल टैबलेट पर अटैक कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो इल्यूजन ब्रेक हो गया। अब इन लोगों का रास्ता साफ होते ही एल्डर जाओ उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग निकले, मगर ज़ाफन अभी भी उसी हॉल में फंसा हुआ था। और तभी वहाँ की दीवार ब्रेक होने के बाद एक बंदा ज़ाफन के सामने आ जाता है। वो उससे कह रहा था कि क्या वाकई तुम उन 3 लोगों को बचाने के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लोगे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उन तीनों को बचा पाओगे? जिस पर ज़ाफन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उन तीनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो बंदा तुरंत ही उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो ज़ाफन से कह रहा था कि चलो दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटीज है, क्या वाकई तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।